बार की बात है। एक जंगल में दो बूढ़ी चुड़ैलें बैठकर बातें कर रही होती हैं। पहली चुड़ैल, जिसका नाम काली होता है, गोरी चुड़ैल से कहती है, गोरी बहन, कई साल हो गए, मैं तो जब से चुड़ैल बनी हूँ परेशान हो गई हूँ अकेले रहकर। काली चुड़ैल की बात सुनकर गोरी चुड़ैल हंसने लगती है और बोलती है, कैसी बातें कर रही हो तुम भी काली बहन, हम चुड़ैलें तो अकेले ही रहती हैं हमेशा, इसमें बोरियत कैसी। तभी वहाँ एक भूत आ जाता है और गोरी चुड़ैल से कहता है, अरे गोरी बहन, काली बहन की शादी करवा दो, ये तभी उदास होना छोड़ेंगी और इनको अकेलेपन से भी मुक्ति मिल जाएगी। भूत की बात सुनकर काली चुड़ैल गुस्से में बोलती है, चला जा यहाँ से मनहूस, इस बुढ़ापे में मैं शादी करूंगी, चल भाग यहाँ से, नहीं तो डंडे मार मार कर तेरी कमर लाल कर दूंगी। काली चुड़ैल को यूं गुस्से में देख भूत वहाँ से भाग जाता है। लेकिन गोरी चुड़ैल काली चुड़ैल से कहती है, काली बहन गुस्सा मत करो, ये भूत सही कह रहा है, भला शादी करने में क्या बुराई है, मैं तो कहती हूँ तुम इस बारे में थोड़ा सोच लो, चलो अभी मैं चलती हूँ, मुझे भूख लगी है। ऐसा कहकर गोरी चुड़ैल वहाँ से चली जाती है। लेकिन काली चुड़ैल के मन में शादी के लड्डू फूटने लगते हैं। इनके सामने मैं कह तो नहीं रही थी, लेकिन मन तो मेरा भी कर रहा है शादी के लिए, वैसे भी बहुत समय हो गया है अकेले रहते रहते। हाँ। एक दिन काली चुड़ैल और गोरी चुड़ैल आम के पेड़ पर बैठी होती हैं। तभी उनकी नजर नरेश पर पड़ती है। नरेश देखने में बहुत ही सुंदर और जवान आदमी होता है। काली चुड़ैल उसे देखकर उस पर लट्टू हो जाती है। अरे वाह, कितना हष्ट-पुष्ट नौजवान है, ऐसा तो मेरा पति भी नहीं था जब मैं जिंदा थी, अगर इससे मेरी शादी हो जाए तो मजा आ जाएगा। गोरी चुड़ैल काली चुड़ैल की बात सुन लेती है और हंसते हुए बोलती है, क्यों नहीं काली चुड़ैल, क्यों नहीं हो पाएगी, अगर तुम्हारी इच्छा है तो हम इसी लड़के से तुम्हारी शादी करवाएंगे। ऐसा कहकर गोरी चुड़ैल एक बहुत ही सुंदर लड़की का रूप बदलकर नरेश के पास पहुंचती है। नरेश इतनी सुंदर लड़की को यूं जंगल में देखकर हैरान रह जाता है और लड़की से पूछता है, अरे आप कौन हैं और इस घने जंगल में क्या कर रही हैं? नरेश की बात सुनकर लड़की बोलती है, मेरा नाम कमला है, मैं यहाँ आम लेने आई थी, आपको देखा तो आपके पास चली आई, क्योंकि इस जंगल में मुझे डर लग रहा था। लड़की की बात सुनकर नरेश कहता है, आप डरो मत, मेरे रहते आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, आप मेरे साथ चलो, मैं आपको आपके घर तक छोड़ देता हूँ। फिर कमला नरेश के साथ चलने लगती है और रास्ते में बातों ही बातों में नरेश के बारे में सारी जानकारी ले लेती है और रात में काली चुड़ैल के पास जाकर उसे बोलती है, बधाई हो काली चुड़ैल, वो लड़का शादीशुदा नहीं है और उसका नाम नरेश है, मैंने उससे तेरे बारे में बातें कर ली है, वो कह रहा है कि वो अपने परिवार वालों से पूछकर बताएगा। गोरी चुड़ैल की बात सुनकर काली चुड़ैल शर्मा जाती है और शर्माते हुए बोलती है, हाय रे गोरी, तू तो बहुत बेशरम है, शादी की बात भी कर ली, मुझे तो शादी की बात सोचकर ही शर्म आ रही है। काली चुड़ैल की बात सुनकर गोरी चुड़ैल हंसते हुए कहती है, इसमें बेशरम की क्या बात है काली बहन, और तुम तो ऐसे शर्मा रही हो जैसे तुम्हारी ये पहली शादी हो। इधर काली और गोरी चुड़ैलें आपस में हंसी मजाक कर रही होती हैं। नरेश अपने घर में पहुंचकर अपनी माँ बिमला और पिता नन्हे से कहता है, माँ, आज मुझे जंगल में एक बहुत ही सुंदर लड़की मिली, वो इतनी सुंदर थी जिसके आगे स्वर्ग की अप्सराएं भी फेल हो जाएं। और वो मुझसे अपनी बहन की शादी के लिए बात कर रही थी। नरेश के माँ बाप उसकी बात सुनकर घबरा जाते हैं और कहते हैं, अरे नास बेटे, तूने कहा जंगल में अप्सरा मिल गई, कहीं जंगल में अप्सरा होती है, तुझे जरूर कोई चुड़ैल मिली होगी, आजकल इन चुड़ैलों ने जंगल में अपना घर बनाना शुरू किया है। बिमला की बात सुनकर नरेश गुस्से में बोलता है, माँ, तुम्हें तो हर बात में कुछ ना कुछ गलत ही लगता है, अरे वो बेचारी भी आम लेने के लिए आई थी जंगल में, देखो माँ, अगर तुम ऐसी बातें करोगी तो हो गई मेरी शादी। देखो देखो तो माँ से कैसे जबान लड़ा रहा है,
मरा जा रहा है शादी के लिए, बेशरम कहीं का। हाँ, तो क्यों ना मरे शादी के लिए। पता है, गांव के सारे लड़कों की शादी हो गई है, खाली हम कुंवारे बचे हैं गांव में। कहीं भी जाते हैं तो मामा मामा की आवाज आती है, जैसे सारे गांव के मामा बनने का ठेका हमने ले रखा है। ऐसा कहकर नरेश वहाँ से चला जाता है और शाम को वापस जंगल में चला जाता है। वहाँ गोरी चुड़ैल कमला के रूप में उसका इंतजार कर रही होती है। कमला को देखकर नरेश कहता है, कमला जी, मैंने अपने माता पिता से शादी के विषय में बात कर ली है और वो दोनों भी शादी के लिए राजी हैं, लेकिन मैंने तो अभी तक आपकी बहन को देखा भी नहीं है। बड़े उतावले हो रहे हो जीजा जी अपनी पत्नी से मिलने के लिए। चलो कल आपको मिलवा देती हूँ आपकी होने वाली बीवी से। फिर कमला और नरेश वहाँ से चले जाते हैं। गोरी चुड़ैल काली चुड़ैल के पास जाकर बोलती है, मुबारक हो काली बहन, कल तुम्हारा होने वाला पति तुम्हें मिलने के लिए बुला रहा है। कल एक बार जरा उससे मिल लो, बेचारा मरा जा रहा है तुमसे मिलने को। अगली शाम को नरेश तैयार होकर आम के पेड़ के नीचे आ जाता है। नरेश कमला का इंतजार करने लगता है। उधर काली चुड़ैल भी एक सुंदर लड़की का भेष बना लेती है। गोरी चुड़ैल उसे देखकर बोलती है, मेरी काली चुड़ैल क्या लग रही है तू, अगर मैं लड़का होती तो तुझसे अभी शादी कर लेती। वो नरेश तो तुझे देखकर मना ही नहीं कर पाएगा। फिर काली और गोरी चुड़ैल कमला और मीना के भेष में नरेश के पास पहुँचते हैं। नरेश मीना को देखते ही उस पर लट्टू हो जाता है और बोलता है, अरे कमला, तुम्हारी बहन मीना तो सचमुच बहुत सुंदर है। तो क्या जीजा जी, आपको क्या लगा मैं आपसे झूठ बोल रही थी? मेरी बहन लाखों में एक है, लाखों में। फिर कमला और मीना नरेश को उसके घर आने के लिए बोलकर चली जाती हैं। अगले दिन नरेश अपने घर अपने माता पिता के साथ कमला और मीना का इंतजार करने लगता है। अरे नास मीठे, कहाँ रह गई तेरी दोनों अप्सराएं? आई क्यों नहीं? उन्होंने तो सुबह आने को बोला था ना, अब तो दोपहर हो गई है। तभी काली और गोरी चुड़ैल कमला और मीना के भेष में वहाँ पहुँच जाती हैं। उनके साथ शैतान भी एक आदमी का भेष बदलकर आया होता है। मीना को देख बिमला और नन्हे भी हैरान रह जाते हैं कि इतनी सुंदर लड़की जंगल में कब आई। बेटी कमला, अब पूछना क्या है, जब नरेश और मीना ने एक दूसरे को पसंद कर ही लिया है तो हम कौन होते हैं कुछ कहने वाले। हाँ। तभी शैतान, जिसने एक आदमी का भेष बदला होता है और मिठाई का डब्बा उठाते हुए बोलता है, फिर तो बहन जी क्यों ना मिठाई खाकर इस शुभ रिश्ते की शुरुआत करें। ये लो, आप मुंह मीठा करो। तभी नन्हे की निगाहें शैतान के पैरों पर पड़ती है। अरे अरे, कोई मिठाई मत खाना, ये तो चुड़ैलों की टोली है, चुड़ैलों की। नन्हे की बात सुनकर नरेश और बिमला भी तीनों के पैर देखते हैं जो कि उल्टे होते हैं। नरेश डर के मारे चिल्लाने लगता है, अरे अरे मर गया, अरे ये तो चुड़ैले हैं, चुड़ैले। मैं तो इन्हें अप्सरा समझ रहा था, लगता है मेरी शादी इस जन्म में नहीं हो पाएगी। नरेश की बात सुनकर बिमला गुस्से में बोलती है, मनहूस मारे, यहाँ जान पर पड़ी है और तुझे शादी की पड़ी है। नरेश और उसके परिवार का चिल्लाना सुनकर वो तीनों भी अपने असली रूप में आ जाते हैं और गोरी चुड़ैल बोलती है, देखो तुम तीनों को हमारी असलियत तो पता चल ही गई है, अब चुपचाप इस नरेश को बोलो कि शादी कर ले, नहीं तो तुम तीनों का खून हम जूस समझकर पी जाएंगे। देखो नरेश, शादी तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी, नहीं तो तुम तीनों ही मारे जाओगे। हाँ। तभी नरेश का चीखना चिल्लाना सुनकर आसपास के लोग वहाँ आ जाते हैं। अरे ये तो चुड़ैलों ने नरेश के घर पर हमला कर दिया, पुजारी जी को बुलाओ जल्दी। गांव वालों का हंगामा सुनकर पुजारी जी वहाँ आ जाते हैं और जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ने लगते हैं। हनुमान चालीसा सुनकर काली और गोरी चुड़ैल बोलती है, आज तो हम इस हनुमान चालीसा की वजह से यहाँ से जा रहे हैं, लेकिन हम फिर आएंगे और इस नरेश से मैं शादी करके ही रहूंगी। ऐसा कहकर वो तीनों वहाँ से भाग जाते हैं। अनु शादी के बाद कमरे में बैठी जितेश का इंतजार कर रही थी, पर पता नहीं शायद जितेश पूरी रात ही नहीं लौटा था। इंतजार में अनु की आंख लग गई। सुबह सुबह एक कठोर आवाज ने उसे ऐसे उठा दिया मानो किसी ने जोर का पत्थर फेंका हो। अरे ओ महारानी, सूरज सिर पर चढ़ाया है और तू अभी तक घोड़े बेचकर सो रही है? तेरे बाप के घर में सोते होंगे इतनी देर तक,
हमारे यहाँ तो सुबह सुबह 6 बजे सबको चाय पीने की आदत है। भाभी बस मैं तैयार होकर 5 मिनट में आती हूँ। अलका अनु के कमरे से मुंह बनाती हुई बाहर चली जाती है। अनु जल्दी जल्दी तैयार होकर सबके लिए चाय बनाती है, पर जितेश का पूरे घर में कुछ भी अता पता नहीं था। किसे ढूंढ रही हो? देवर जी तो अभी थोड़ी देर पहले ही नहा धोकर दुकान चले गए। मुझे मिले बिना ही चले गए। अनु दुकान पर फोन मिलाती है, पर फोन जितेश की जगह बड़ा भाई पवन उठा लेता है। शाम को जब जितेश घर आता है, आप बिना बताए सुबह दुकान चले गए थे। तो क्या तुम्हारे उठने का इंतजार करता है कि तुम उठोगी और मेरी आरती उतारोगी तब मैं दुकान जाऊंगा? आप मेरे से इतने गुस्से में क्यों बात कर रहे हैं? माँ ने साफ साफ बोल दिया था तुम्हारे पिताजी को कि मेरे लिए एक गाड़ी की डिमांड पूरी करके दें, पर तुम्हारे पिताजी ने कुछ नहीं दिया और तुम्हें ऐसे ही खाली हाथ यहाँ भेज दिया। क्या लाई हो तुम? 4 कपड़े, मेरे लिए एक पतली सी सोने की चेन, माँ और भाभी के लिए कानों की छोटी छोटी बालियां। बस हो गया काम है? आपको पता है पिछले महीने ही माँ को हॉस्पिटल एडमिट करवाया था। उनके ऑपरेशन में पापा के बहुत पैसे लग गए, नहीं तो वो गाड़ी देने वाले थे। अच्छा बहाना बनाया है तेरे बाप ने, माँ की बीमारी का बहाना करके पल्ला झाड़ लिया। ससुराल वालों का बुरा व्यवहार अनु के सारे सपनों को चूर चूर कर देता है। सास और जेठानी के अत्याचार अनु को रुला देते थे। एक दिन जितेश अपने दोस्त की पार्टी में चला जाता है और देर रात तक घर नहीं आता। रात के 1 बजे अचानक, कौन है? आप आ गए क्या? रुकिए मैं लाइट जलाती हूँ। जी आप इस वक्त मेरे कमरे में? मैंने सोचा जितेश तो पार्टी में आनंद उठा रहा होगा, तुम यहाँ अकेली उदास बैठी होगी, इसलिए तुम्हारा दिल बहलाने आ गया। जी आप कृपया करके यहाँ से चले जाइए, नहीं तो मैं शोर मचाकर सबको बुला लूंगी। पवन अनु के साथ जबरदस्ती करने लगता है। अनु शोर मचाने लगती है। अनु की सास और अलका दोनों कमरे में आ जाती हैं। अलका, ये देखो, अनु ने मुझे बहाने से अपने कमरे में बुलाया और जबरदस्ती मेरे साथ चिपक कर शोर मचाने लगी। तेरी इतनी मजाल, तू मेरे पति पर डोरे डालेगी? शर्म नहीं आती तुझे? अगर तेरा पति बाहर है तो तू ये गंदी हरकत करेगी? ये ऐसे नहीं मानेगी अलका बहू। इस कूड़े करकट को इस घर से बाहर निकाल कर फेंक दो, ये अब इस घर में नहीं रह सकती। इतनी देर में जितेश भी आ जाता है। उसे सारी बात पता चलती है तो वो भी अनु पर भड़कने लगता है। अनु ने जो गलती की है उसके लिए इसको कोई माफी नहीं मिलेगी। तुम खुद यहाँ से जाओगी या धक्के मार कर निकालूं? अनु रोती बिलखती रहती है, पर कोई उसकी बात तक नहीं सुनता। मायके वो क्या अपमान लेकर जाती। उसकी माँ पहले ही बीमार थी। हे भगवान, मेरे पास मरने के सिवा और कोई रास्ता नहीं, मुझे माफ कर देना माँ पिताजी। अनु एक नदी में कूद जाती है। तभी रामदेव नाम का एक मछुआरा वहाँ से गुजर रहा था। अरे अरे अरे, ये नदी में किसने छलांग लगा दी रे? हे ईश्वर, अरे ये तो कोई लड़की है। रामदेव अनु को किनारे तक लेकर आता है। अनु होश में नहीं आ रही थी। रामदेव कुछ और लोगों की मदद से अनु को घर ले जाता है। अरे ये कौन है? ये किसे उठा कर ले आए? अरे पता नहीं कौन है बेचारी है। अरे नदी में डूबकर मरना चाहती थी, मेरी नजर पड़ गई तो बचा लिया। रामदेव की पत्नी सीता कुछ पत्तों का काढ़ा बनाकर अनु को पिलाती है। कुछ देर बाद अनु को होश आ जाता है। वो रोते हुए अपनी आप बीती रामदेव और सीता को बताती है। नहीं बेटी, ऐसे अपना जीवन खत्म करने के बारे में बिल्कुल भी मत सोचना। मनुष्य का जीवन तो संघर्षों से ही भरा होता है, पर हमें हर मुसीबत से डटकर मुकाबला करना चाहिए। आत्महत्या करने से कोई हल नहीं निकलता। जो हो गया उसे भूल जाओ बेटी। अगर तुम्हें कहीं नहीं जाना तो तुम हमारे पास ही रह सकती हो। राम और सीता की भी कोई औलाद नहीं थी, इसलिए वो अनु को बेटी की तरह प्यार करने लगे। समय बीता। रामदेव की तबीयत ठीक नहीं रहती थी। बहुत इलाज करवाने के बाद भी वो नहीं बच सका और उसका देहांत हो गया। अब अनु ही सीता का सहारा थी। एक दिन, माँ मैं चाहती हूँ घर चलाने के लिए मैं कुछ काम कर लूँ। सोच रही हूँ कहीं कोई काम मिल जाए तो सहारा हो जाएगा। ठीक है बिटिया, पर ध्यान से जाना। अनु नौकरी की तलाश में घर से निकलती है, तभी एक गाड़ी वाला रास्ते में किसी महिला को टक्कर मारकर चला जाता है। अनु ये सब देख लेती है और कुछ लोगों की मदद से उस महिला को पास के हॉस्पिटल लेकर जाती है। अरे ये तो डॉक्टर गीता है, जल्दी से डॉक्टर राजीव को बुलाइए। डॉक्टर गीता को ये चोट कैसे आई?
ये पैदल जा रही थी, तभी कोई गाड़ी वाला ठोकर मारकर भाग गया। जिस महिला का एक्सीडेंट हुआ था वो इसी हॉस्पिटल की डॉक्टर गीता थी। कुछ समय बाद डॉक्टर गीता को होश आता है। डॉक्टर गीता, ये अनु जी हैं। आज यही तुम्हें हॉस्पिटल लेकर आई थी। थैंक यू सो मच अनु, आज तुम्हारी वजह से मैं ठीक हूँ। डॉक्टर गीता अनु से उसके बारे में जानकारी लेती है और उसके साथ हुए अत्याचारों को सुनकर वो भी बहुत दुखी होती है। अनु, अगर तुम चाहो तो यहाँ हॉस्पिटल में एक नर्स बनकर मरीजों की देखभाल कर सकती हो। इन मरीजों की सेवा करके तुम्हारे दिल को बहुत खुशी मिलेगी और यहाँ तुम्हें रहने के लिए क्वार्टर भी मिल जाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर गीता, आपने मेरे मुश्किल वक्त में एक उम्मीद जोड़ दी। उस दिन के बाद अनु सीता के साथ हॉस्पिटल के क्वार्टर में ही रहने लगी और नर्स बनकर मरीजों की सेवा करने लगी। एक दिन, हटिए हटिए, इमरजेंसी है, आदमी को बहुत चोटें आई हैं, हटिए हटिए। जितेश, ये सब कैसे? अनु, तुम इसे कैसे जानती हो? ये मेरे पति हैं जितेश। अनु उस वक्त एक नर्स के साथ साथ एक पत्नी का भी फर्ज निभाती है और जितेश की देखभाल करती है। कुछ दिनों बाद जितेश ठीक हो जाता है। अनु, तुम्हारे जाने के बाद मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। भैया ने जानबूझकर तुम्हारे ऊपर इतना गंदा इल्जाम लगाया। माँ का पिछले 15 दिन पहले ही देहांत हो गया। भैया भाभी ने ये सब जायदाद के लिए किया था। उन्होंने मुझे मरवाने की कोशिश की और एक ट्रक से मेरा एक्सीडेंट करवाना चाहा। शायद भगवान चाहते थे कि मैं तुमसे अपने किए की माफी मांग सकूं, इसलिए उन्होंने मुझे उस दिन बचा लिया था। तुमने मेरी इतनी सेवा की है, मैं इसके लायक भी नहीं था। हो सके तो मुझे माफ कर देना अनु। जितेश रोते हुए जाने लगता है, तभी अनु उसका हाथ पकड़ लेती है। जितेश रोते हुए अनु के गले लग जाता है। दोनों एक दूसरे के गले लगकर रोने लगते हैं। मानो कितने समय का दुख छिपाए वे दोनों एक दूसरे के इंतजार में थे। उस दिन अनु और जितेश के आंसू सच में मोती समान बन गए थे। मेहुल पार्क में न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। एक अननोन पर्सन मेहुल के पास आता है और अपने सामान की चोरी होने के बारे में बताता है। उस मैन की पूरी बात सुनने के बाद मेहुल इन्वेस्टिगेशन करने लगता है। सर्चिंग करने के बाद मेहुल को बार के बाहर वो तीनों चीजें मिल जाती है। जैसे ही मेहुल बार के अंदर जाता है, मेहुल को 4 पीपल्स नजर आते हैं। इन चारों को देख के मेहुल समझ जाता है इन चारों में से एक चोर है। दोस्तों, क्या आप इन चारों को अच्छी तरह देखने के बाद बता सकते हो इन चारों में से वो चोर कौन है? इन चारों में से चोर ऑप्शन 4 है। ऑप्शन 4 को पता था अगर वो चोरी का कोई भी सामान अपने पास रखेगा तो पकड़ा जाएगा, इसलिए वो कोई भी सामान अपने पास नहीं रखता। जिसे देख के मेहुल समझ जाता है ऑप्शन 4 चोर है और उसे अरेस्ट कर लेता है। दोस्तों, क्या आप भी ऑप्शन 4 के चला के समझ गए थे? कमेंट में बताइएगा।